आइए अब हम लोग सेक्शन 99 बी में है। सेक्शन 99 बी ऑफ कस्टम एक्ट 1962 2019 एक्ट की ये अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है फॉर 2020 एग्जाम्स एज वेल एज 2021 एग्जाम्स। देखना पड़ेगा इंस्टीट्यूट कब तक इस सेक्शन को नहीं पूछती है। ठीक है, अगर 2020 के एग्जाम में इंस्टीट्यूट पूछ देती है तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। 5 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन है, अमेंडमेंट का पार्ट है, नया चैप्टर जिसको हम कह सकते हैं। जैसे इनकम टैक्स एक्ट में भी एक्ट चैप्टर्स और देन सेक्शंस में स्प्लिटेड है, वैसे ही कस्टम भी चैप्टर्स और सेक्शन में स्प्लिटेड है। काफी सारे चैप्टर्स हैं बट रेंज 1 से लेकर 17 तक जाता है लास्ट, और उसके अंदर जो हमारे कस्टम के सेक्शंस हैं सेक्शन 1 to 161। ध्यान रखिएगा, कस्टम एक्ट 1962 में टोटल सेक्शंस 161 है। हालांकि उसके अंदर में अब लाइक जैसे 13, 13A, 13B इनकम टैक्स की तरह ही वो सब है, लेकिन स्टार्ट टू एंड का अगर रेंज देखेंगे तो 1 से 61। अब अमेंडमेंट का पार्ट ऐसे भी हम लोग क्लास में क्या पढ़ते हैं, देखो 99 के बाद तो क्या आना चाहिए 100। अगर 99 के बाद 100 की जगह 99A है, 99B है तो वो अमेंडमेंट का पार्ट ही है। और ऐसे ही चैप्टर सीरियली चलना चाहिए। रोमन अगर चल रहा है चैप्टर 12, 13, 14 सीरियली चलना चाहिए। अगर मैं कह रहा हूं ये चैप्टर B है तो कहीं ना कहीं ये 12B है तो कहीं ना कहीं ये अमेंडमेंट का पार्ट है। फाइनेंस एक्ट 2019 की अगर हम बात करें, 2020 में एग्जाम्स जो बच्चे दे रहे हैं उनको फाइनेंस एक्ट, फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2019 तक की अमेंडमेंट्स करनी है। और जिन बच्चों का एग्जाम्स 2021 में है उनको फाइनेंस एक्ट 2020 अपडेट करनी है कस्टम में, ये ध्यान रखिएगा। और थोड़ा बहुत चेंज होता है वो हम लोग अपडेट अलग से भी कर देते हैं। और इनकम टैक्स एक्ट की तरह ही है, कस्टम एक्ट का सिलेबस एक साल में चेंज होगा, हर साल बजट के थ्रू चेंज हो रहा है और 2 अटेम्प्ट तक वैलिड है कस्टम का। सो कस्टम और इनकम टैक्स का सिलेबस एक जैसा चलता है, एक तरह के एक्ट से कंट्रोल होता है और हमारे एग्जाम जो होते हैं 6-6 महीने पे उस पर एक जैसा इंपैक्ट करता है। राइट सर, काफी अच्छा सेक्शन है। और जैसे अगर मैं बात करूं लेवल तो CMA इंटर लेवल पे एज वेल एज CMA फाइनल लेवल पे और एज वेल एज CA फाइनल लेवल पे ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है। सर CMA की बात हो रही है यहाँ पे क्योंकि मैं CA फाइनल में IDT की क्लास नहीं लेता हूँ। CMA में यस कस्टम का सिलेबस इंटर एज वेल एज फाइनल दोनों लेवल पे है और ये दोनों लेवल पे अमेंडमेंट्स है। मजे की बात है जो आज जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आज जो इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट अपलोडेड है, मेन स्टडी मैट IDT का, चाहे वो पेपर 11 हो या फिर पेपर 18 इंटर या फाइनल, उसके अंदर स्टडी मैट के अंदर ये सेक्शन 99B कहीं भी नहीं है। लेकिन इंस्टीट्यूट की तरफ से जो अमेंडमेंट बुकलेट इशू हो रखी है उसमें इस सेक्शन की चर्चा हो रखी है इंस्टीट्यूट की तरफ से, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से कि ये अब हमारे सिलेबस का पार्ट है। अगर आप स्टडी मैट की डिटेल्ड एनालिसिस करोगे चैप्टर बाय चैप्टर इंटर या फाइनल में तो आपको सेक्शन 99B नहीं दिखेगा। एज इंसर्टेड बाय फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2019, रिसेंट चेंजेस का पार्ट इंपॉर्टेंट फॉर 2020 एज वेल एज 2021 एग्जाम्स। डिपेंड करता है, 20 में नहीं पूछा तो 21 में पूछेगा, ऐसा। चलिए, सो बेसिकली एग्जाम्स के लिए क्या ध्यान रखना है थोड़ा सा कि शॉर्ट नोट्स पूछा जा सकता है वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी एंड कंप्लायंस से रिलेटेड। और बेसिकली इसका कुछ खास बैकग्राउंड नहीं, आधार के बारे में डिस्कशन है। और अगर हम तीनों एक्ट में देखें, जैसे इनकम टैक्स एक्ट में पैन नंबर का आधार से लिंकिंग हो गया, GST में भी ऑलरेडी अमेंडमेंट्स आ चुकी हैं, रजिस्ट्रेशन चैप्टर के थ्रू उसको भी बच्चों तक पहुंचाना है आगे के एग्जाम्स के लिए कि आधार से रिलेटेड क्या अमेंडमेंट्स आई हैं। तो कुल मिला के देखिए जो तीनों एक्ट हमारे पास हैं, जो तीनों टैक्स हैं हमारे पास, डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स एक्ट और उसके अलावा इधर अपने पास कस्टम और GST में, तीनों ही जगह आधार की लिंकिंग करनी मैंडेटरी होगी एक तरह से, ऐसे समझिए। तो ये नया प्रोविजन जो है सेक्शन 99B चैप्टर 12B, अच्छा इस चैप्टर में एक ही सेक्शन है, ये नया चैप्टर और एक ही सेक्शन। जनरली ऐसा नहीं होता है, चैप्टर्स में काफी सारे सेक्शन होते हैं, 2, 3, 5, 10, लेकिन ये यूनिक सिचुएशन ऐसी है कि ये जो सेक्शन इन्होंने इंसर्ट किया नए चैप्टर के थ्रू किया प्रॉपर हेडिंग देने के लिए,
और हेडिंग भी यही है और सेक्शन की हेडिंग भी यही है, चैप्टर की हेडिंग भी यही है, वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी एंड कंप्लायंस, सेक्शन की भी हेडिंग यही है एक्ट में। ठीक है, 5 मार्क्स के लिए थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल इसमें नहीं है, लेकिन कीवर्ड याद रखिएगा, आधार वेरिफिकेशन। आपने पैन नंबर के बेसिस पर कस्टम में रजिस्ट्रेशन ले रखा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड जिसको बोलते हैं, EIC नंबर, IEC नंबर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड बेसिकली। सर हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड ले लिया है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं और अब हमें आधार वेरिफिकेशन करवाना है। अगर हमारा आधार वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया बाय गिवन प्रोसीड्योर, जो भी प्रोसीड्योर है इसके ऑथेंटिकेशन के, वेरिफिकेशन के, अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो हमारी जो भी लाइसेंस हैं, एग्जम्पशंस हैं, जो भी हमें परमिशन मिली हुई है कस्टम में, वो हमारी कंटिन्यू रहेगी। अगर हमारा ऑथेंटिकेशन फेल हो गया तो हमारे उस लाइसेंस, ग्रांट, एग्जम्पशंस को रोक दिया जाएगा, हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्गो तक को रोक दिया जाएगा और लाइसेंस भी कैंसिल किया जा सकता है। ऐसा कब तक के लिए बेनिफिट? सस्पेंड, कैंसिल तो नहीं है बेसिकली, वर्ड है सस्पेंड, यानी मेरे जो भी परमिशंस हैं, ग्रांट्स हैं, एग्जम्पशंस हैं और मैं जो भी फ्रीली आज के दिन एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा हूं उसको रोक दिया जाएगा। कब तक? जब तक कि मेरा वेरिफिकेशन ऑथेंटिकेट नहीं हो जाए, वेरीफाई नहीं हो जाए। मान लो कोई डॉक्यूमेंट गलत चला गया और अटक गया मेरा मैटर, तो वो जब तक ठीक नहीं होगा तब तक मेरा प्रोसेस को रोक दिया जाएगा। मतलब आई कैन नॉट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, आई कैन नॉट टेक द बेनिफिट ऑफ कस्टम लॉ, ऐसा है। ठीक है, चलिए क्या कहता है ये अमेंडमेंट का पार्ट। और सर इंपॉर्टेंट है, जो जो नए सेक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं उसमें अमेंडमेंट का पार्ट बोल के ही हम लोग पढ़ाते हैं इसको। हालांकि रनिंग मैटर में ये चैप्टर का पार्ट है आपके, आप रनिंग में हमारे यहाँ कस्टम की क्लास ले रहे हैं तो ये आपको चैप्टर और चैप्टर ऑन चैप्टर मिलता जा रहा है, आपको इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं, किस बुक में है, किस पेज नंबर पे है, ये सब आपको शुरू में इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं पैरेलली साथ में, वहां पे कहीं कोई दिक्कत है नहीं। ठीक, आइए क्या कहता है। एक तो मैंने ये कंफ्यूजन बता दी कि अगर मान लीजिए आप बोलेंगे हमारे स्टडी मैट में है नहीं, तो क्या कीजिए, अमेंडमेंट की बुकलेट देखिए, उसमें आपको मिलेगा 99B एंड इम्पॉर्टेंट फॉर इंटर एज वेल एज फाइनल बोथ। आप इंटर के स्टूडेंट्स हैं, फाइनल वालों को कहिए, आप फाइनल के स्टूडेंट हैं, इंटर वालों को कहिए कि भाई तेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये देख ले, 5 मार्क्स का है। एंड अमेंडमेंट ब्रॉट बाय फाइनेंस एक्ट 2019, ठीक है, जिसका पहला एग्जाम होना था जून 2020 में, जॉब आगे जाके सितंबर में होना है और या दिसंबर में, ठीक, व्हाटएवर जो भी सिचुएशन है। नाउ क्या कहता है, द प्रॉपर ऑफिसर। अच्छा, आपका एग्जाम 2021 में है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। द प्रॉपर ऑफिसर, अब क्या होता है, इनकम टैक्स में वर्ड होता है असेसिंग ऑफिसर, ये ध्यान रखिएगा। और यहां पर हर जगह पूरे कस्टम में जो भी आप देखते आए हैं, जहां भी हर जगह वर्ड क्या है, प्रॉपर ऑफिसर। तो आपको ना जब आप थियरी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करो तो इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ पे ना असिस्टेंट कमिश्नर लिखा हुआ है, कहाँ पे प्रिंसिपल कमिश्नर लिखा हुआ है, कहाँ पे जॉइंट कमिश्नर लिखा हुआ है या कहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर लिखा हुआ है। मोस्टली कस्टम के सिलेबस में प्रॉपर ऑफिसर मिलेगा, लेकिन यहां पर और भी एक चीज है, द प्रॉपर ऑफिसर ऑथराइज्ड इन दिस बिहाफ बाय द प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम और द कमिश्नर ऑफ कस्टम। तो ध्यान रखिएगा, असिस्टेंट कमिश्नर जनरली पाया जाता है मैक्सिमम जगह, यहां पे असिस्टेंट कमिश्नर नहीं है, सीधा प्रिंसिपल कमिश्नर एंड कमिश्नर है। आपको कमिश्नर वर्ड याद रखना है, ये वर्ड उसके साथ फ्री चलता है इनकम टैक्स के सिलेबस में और यहाँ के सिलेबस में या जीएसटी के सिलेबस में। अगर किसी भी प्रोविजन में कमिश्नर का रेफरेंस है तो प्रिंसिपल कमिश्नर का रेफरेंस ऑटोमेटिक है, ये ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा ये पोजीशन सीनियर है, ऐसे समझो कि कमिश्नर को चीफ कमिश्नर बनना था जिसमें भी टाइम लगेगा, तो एक पोस्ट बढ़ा दी गई प्रिंसिपल कमिश्नर की, थोड़ा सा सीनियर, ठीक है। अब कमिश्नर के ऊपर तो प्रमोशन करके हम उसे चीफ कमिश्नर बनाते हैं, अब बना पाएंगे नहीं अभी तुरंत में, तो चलो एक कैटेगरी और बना देते हैं प्रिंसिपल कमिश्नर की। हालांकि आप जब लॉ पढ़ेंगे, एक्ट पढ़ेंगे, सेक्शंस पढ़ेंगे, चाहे इनकम टैक्स एक्ट हो या जीएसटी हो या यहाँ हो, आपको ये दोनों वर्ड हमेशा साथ साथ मिलेंगे।
The principal officer authorized in this behalf by the principal commissioner of customs or the commissioner of customs as the case may be for the purpose of ascertaining compliance of the provision of this act. आप एक्ट का कंप्लायंस कर रहे हैं या नहीं है इस पर्पस के लिए, और हमारा जो दिस एक्ट यानी कस्टम एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग फोर्स, कस्टम एक्ट की जगह कोई और लॉ इंपोर्ट एक्सपोर्ट को गाइड कर रहा है, तो बेसिकली हमें वेरीफाई करना है कि आप हमारे लॉ को लॉ का कंप्लायंस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो जो पैन बेस्ड आपको हमने कोड दे रखा था एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, उसको अब हम लोग आधार से लिंक करने जा रहे हैं, ऐसे समझिए, ताकि हम बेटर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर सकें, आपकी प्रॉपर वेरिफिकेशन कर सकें। हर जगह ही हो रहा है डिपार्टमेंट में, चाहे वो इनकम टैक्स हो या जीएसटी हो। रिक्वायर अ पर्सन हुज वेरिफिकेशन ही कंसिडर्स नेसेसरी, मतलब हम ये सबके लिए मैंडेटरी नहीं करने जा रहे हैं। प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि पर्टिकुलर एक्सपोर्टर या इंपोर्टर पे ये वेरिफिकेशन प्रोसेस अप्लाई करना होगा, तो और उसके पास अथॉरिटी भी होनी चाहिए प्रिंसिपल कमिश्नर की, तो वो अगर उसे लगता है कि इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू यानी टैक्स की चोरी को रोकने के लिए और स्मगलिंग, प्रिवेंटिंग स्मगलिंग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आप इम्प्रॉपर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो विदाउट फॉलोइंग द रूल्स प्रोसीड्योर रेगुलेशन, तो हम उसे क्या वर्ड दे सकते हैं, स्मगलिंग, यानी आप कहीं ना कहीं कस्टम की चोरी करना चाहते हो, ऐसे समझिए। टू डू ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग, आपको दोनों करना पड़ सकता है या कोई एक चीज करनी पड़ सकती है, मैंडेटरी फॉर ऑल नहीं है। अगर मान लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 और 2 मार्क्स में आता है, हाँ एग्जाम के लिए सेक्शन याद जरूर रखिएगा 99B, ये ध्यान रखिएगा। कहता है अंडरगो द ऑथेंटिकेशन और फर्निश प्रूफ ऑफ पोजीशन ऑफ आधार। तो मैंने इस सेक्शन का कीवर्ड क्या बताया था, आधार वेरिफिकेशन का एक सेक्शन है ये, ठीक। अंडरगो ऑथेंटिकेशन और फर्निश द प्रूफ ऑफ पोजीशन ऑफ आधार नंबर इन सच अ मैनर विद इन सच टाइम एज मे प्रिस्क्राइब्ड। अब जब भी ये एज में प्रिस्क्राइब्ड आता है, मतलब कोई ना कोई रूल्स या कस्टम में रेगुलेशन भी आती है, जैसे जीएसटी में और इनकम टैक्स में तो कोई भी चीज आएगी तो वो रूल्स के थ्रू आती है, यहाँ रेगुलेशन के थ्रू भी आती है। एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, सबमिट सच अदर डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन। अब मान लीजिए बहुत जगह जैसे इनकम टैक्स में पढ़ते हैं, बहुत जगह आधार मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, नॉन रेजिडेंट के केस में और एक्सेप्शनल केसेस में आधार मैंडेटरी नहीं है। आधार नहीं है तो अब हम आपसे दूसरा डॉक्यूमेंट मांगेंगे, उसके भी मैनर टाइम हम प्रिस्क्राइब्ड करेंगे। तो यानी कुल मिला के एक ये बेसिक, इसको एक लीगल फ्रेमवर्क दिया गया एक्ट में, सेक्शन 99B इंसर्ट करके, नया सेक्शन है, न्यू सेक्शन न्यू चैप्टर इंसर्ट करके हमने एक लीगल सेंसिटी दे दी है इसको, कि कल को कोई ऑब्जेक्शन ना करे कि भाई आधार क्यों मांग रहे हो, एक्ट में तो कहीं लिखा नहीं है। हम कब आधार मांगेंगे, कैसे मांगेंगे, किस तरीके से मांगेंगे, उसकी जगह कोई दूसरा डॉक्यूमेंट कब कैसे मांगेंगे, सब के बारे में हम धीरे धीरे आपको बताएंगे। पहले लॉ फ्रेम हो जाने दीजिए, और जो हो गया, हर बातें हम लॉ में नहीं लिखेंगे, इसीलिए तो सपोर्ट में रूल्स, रेगुलेशन, सर्कुलर नोटिफिकेशन चलता है। प्रोवाइडेड दैट, फर्स्ट प्रोवाइजो जिसको बोलते हैं, प्रोवाइडेड दैट वेयर सच पर्सन हैज नॉट असाइंड द आधार नंबर, अब आधार नंबर उसके पास नहीं है, और where so assigned but authentication of such person has failed due to the technical reason or for reason beyond his control। क्या तो उसके पास आधार नहीं है, आधार है बट हमारे सर्वर पे, जो कस्टम का सर्वर है, उस पर उसकी ऑथेंटिकेशन फेल हो रही है। He shall provide an opportunity to furnish such other alternatives or viable means of identification in such form or manner or within time as may prescribed। यानी आपके पास आधार है, वो डॉक्यूमेंट है, लेकिन आप जो हमारा जो प्रोसेस है जिसके थ्रू आपको वेरीफाई करके ऑथेंटिकेट करना था, वो प्रोसेस फेल हो रहा है, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी ऑल्टरनेटिव के लिए, ठीक है। तो मतलब कहीं भी हम आपको हार्म नहीं पहुंचा रहे हैं, हमने एक रास्ता तय किया, आधार आपका हमारे पास आ जाए। अगर उस रास्ते से नहीं आ पा रहा है तो दूसरा रास्ता, और आधार नहीं आ पा रहा है तो दूसरा डॉक्यूमेंट। और अभी अभी मैंने कहा था कि मैं सभी एक्सपोर्टर और इंपोर्टर या कस्टम ब्रोकर्स पे इसको अप्लाई नहीं करने जा रहा हूं। तो गवर्नमेंट ने बोला कि सब सेक्शन 1 जो भी अभी आपने पढ़ा, वो उन लोगों पर अप्लाई नहीं होगा जिनको हम प्रिस्क्राइब करेंगे। फिर से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि किस पर ये अप्लाई होगा और किस पर ये अप्लाई नहीं होगा। इससे रिलेटेड कोई रेगुलेशन आया, उसको हमारी इंस्टीट्यूट ने सिलेबस में अडॉप्ट किया, चाहे स्टडी मैट को रिवाइज करके करे और या फिर अमेंडमेंट की बुकलेट के थ्रू करे। इंस्टीट्यूट अडॉप्ट करेगी, मैं आप तक वो चीज पहुंचा दूंगा। ध्यान रखिएगा,
सीएमए इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट और सीएमए इंस्टीट्यूट का अमेंडमेंट बुकलेट, इन दोनों में से कहीं एक जगह आना चाहिए, नहीं तो तीसरी चीज है एमटीपी, पीटीपी और आरटीपी, ये ध्यान रखिएगा। सीएमए का सिलेबस है, सीए इंस्टीट्यूट ने क्या किया मैं नहीं देखता, ना मैं उसके अकॉर्डिंग जाता हूं। सीए इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट में है या नहीं है, सीए इंस्टीट्यूट के अमेंडमेंट बुकलेट में है या नहीं है, सीए फाइनल के टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं, मैं उसको नहीं देखता। ठीक, यूट्यूब पे मान लो कोई इंपॉर्टेंट लेक्चर बोल के आ गया, ये सेक्शन एप्लीकेबल फॉर सीए फाइनल आईआईटी स्टूडेंट्स, तो मैं उसको यहाँ एज इट इज कॉपी नहीं करता, मैं वेट करता हूँ। जैसे देखिए मुझे ये सेक्शन मिला 99B, आपके स्टडी मैट में नहीं मिला, सीएमए इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट में नहीं मिला, लेकिन उसकी अमेंडमेंट बुकलेट में मिला, इसलिए मुझे लगा कि इसको मैं अपने अमेंडमेंट बुकलेट में, मैं अपने बुक में इसको इनकॉर्पोरेट करूं और आप तक पहुंचाऊं इसको। ठीक है, मैं तो ये भी बोल सकता था कि बेटा अमेंडमेंट बुकलेट में है, गलती से आ गया होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। और मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूं कि देखो मैं तो आपके लिए ट्रैकिंग रखूंगा ही, आप भी ट्रैकिंग रखो। पीटीपी एमटीपी में अगर कोई नया पैटर्न आ रहा है किसी भी सब्जेक्ट में, जो सीएमए इंस्टीट्यूट एग्जाम से पहले पीटीपी और एमटीपी इशू करती है, आरटीपी इशू करती है, या वर्क बुक जो इशू करती है और अमेंड करती है, अगर उसमें इंस्टीट्यूट ने कोई नया कॉन्सेप्ट ले लिया है, कोई नया एग्जाम्पल ले लिया है, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ये मत कहिएगा कि इंस्टीट्यूट ने हमें स्टडी मैट के थ्रू नहीं बताया, वहां आपको नेगेटिव नहीं होना है। ठीक है, वहां आपको देखो ऐसे ही बाहर इतनी सारी चीजें नेगेटिविटी फैली हुई है, इन्वायरमेंट नेगेटिव हो रखा है, चाहे जो भी इशू हो, इंटरनल एक्सटर्नल और व्हाटएवर, ऐसे ही बाहर इतना नेगेटिव हो चुका है कि आपको हमेशा मन करेगा कि इस कोर्स को छोड़ दें। कोई भी कोर्स आप सीए करो या सीएमए करो या सीएस करो, नेगेटिविटी बाहर इस लेवल पे जा चुकी है कि हमें लगेगा कि भाई इस कोर्स को करने का कोई फायदा नहीं है। याद रखिएगा मैं एक सीए हूं और इसीलिए आप मुझसे पढ़ रहे हैं, मैं एक सीए हूं इसीलिए कोई मुझे जॉब पे रखता है। ये नेगेटिविटी शॉर्ट टर्म है। ठीक है, एक हम अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, हम अपने इंस्टीट्यूट पे हम अपना एक फ्रस्ट्रेशन निकालने की कोशिश करते हैं बाय सोशल मीडिया और बाय मैसेज और बाय यूट्यूब। सब टेम्पररी है, परमानेंट आपकी डिग्री और मेरी डिग्री है। याद रखिएगा जिस दिन आप ये डिग्री हासिल कर लीजिएगा उस दिन भी ये सब इश्यूज रहेंगे, लेकिन हमें और आपको दोनों को आगे बढ़ना है, इश्यूज से ऊपर उठ के हमें आगे सोचना है, मेरा सिर्फ यही कहना है। अदरवाइज देखिए कोई उपाय नहीं है, आप हमेशा कमियां निकालते रहिएगा अपने इंस्टीट्यूट के लिए, और वो एक आप अपने लिए ना वो रखिएगा सपोर्ट, आपको मार्क्स इस रीजन से कम आया, आपको मार्क्स इस रीजन से कम आया, मेरा तो ये मानना है। तो पॉजिटिव रहिए, स्टडी मैट, अमेंडमेंट बुकलेट, पीटीपी, आरटीपी, एमटीपी एज वेल एज आपका वर्क बुक जो सीएमए इंस्टीट्यूट लॉन्च करती है, सबकी थोड़ी थोड़ी ट्रैकिंग रखिए, कोई हर्जा नहीं है, रखनी चाहिए। और जहां तक मेरी कोशिश है मैं अपने स्टूडेंट्स तक ये सारी चीजें पहुंचाता हूं और आपके सामने मैं लेके आ ही रहा हूं। सर तो अभी मतलब एग्जाम्स के लिए हमें नहीं पता है कि किन लोगों पर, सवाल ये नहीं बनेगा कि किन लोगों पर ये अप्लाई नहीं होगा, सवाल क्या है कि क्या ये सेक्शन मैंडेटरी फॉर ऑल है। नहीं, हमने कहा है कि अगर उसे लगता है कि कुछ एक्सपोर्टर इंपोर्टर के केस में ये प्रोसेस फॉलो करना जरूरी है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। ये कीवर्ड याद रखिएगा एग्जाम में जब लिखना है, ये अंडरलाइन करके एक वर्ड है की, ये अंडरलाइन करके ये कीवर्ड है दूसरा, उसके बाद ये लैंग्वेज प्रॉपर ऑफिसर, उसके बाद ऑन ऑथराइज्ड बाय प्रिंसिपल कमिश्नर। तो लैंग्वेज जब आप एग्जाम में इसको लिखोगे तो ये फ्लो निकलना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अब कहता है नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। आप पूरे एक्ट में जहां जो भी पढ़े उसको साइड करो, अगर ऊपर वाले सब सेक्शन 1 में जो बात लिखी है उसको अगर आपने फॉलो नहीं किया या आपका ऑथेंटिकेशन फेल हो गया तो अब क्या होगा। Where the principal commissioner of custom or commissioner of custom comes to the conclusion based on the reasons to be recorded in writing। याद रखिएगा वो जब कंक्लूड करेंगे और आपके आपके प्रोसेस को सस्पेंड करेंगे तो उनको ऑर्डर पास करने पड़ेगा और राइटिंग में लिखना होगा। वर्बली नहीं चलेगा कि हम आपको रिफंड सैंक्शन नहीं करेंगे, हम आपको ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं देंगे, हम आपको एग्जम्पशन नहीं देंगे। भैया लिखित में ऑर्डर पास कर दो, मतलब एक तरह से वो ब्राइब वाला काम नहीं होगा यहाँ पे। क्या तो आप हमें ये सब फायदा लेने दो
और या फिर आप लिखित में ऑर्डर पास कर दो कि आपका इन कारण से हम ये सब प्रोसेस रोक रहे हैं। तो इट इज गुड फॉर डिपार्टमेंट। अगर ये हायर अथॉरिटी से ये सब चीजें लिखी हुई हैं तो इसका सिर्फ एक ही पर्पस है कि भैया पैसे लेके किसी का काम ना करो या किसी का काम पैसे के लिए ना रोको। वो जो ऑफिस चलता है ना, वो नहीं होना चाहिए। तो ये समझिए कि डिपार्टमेंट के लोगों पर लगाम है एक तरह से। क्या कहता है, वेयर द प्रिंसिपल ऑफिसर्स where the principal commissioner or commissioner comes to the conclusion based on the reason to be recorded in writing। उसको कंक्लूड किया है उसने कि जिन पर्सन को सब सेक्शन 1 में रेफर किया गया है फेल्स टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट सेक्शन, उन्होंने आधार का वेरिफिकेशन नहीं किया या फिर उन्होंने इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट सबमिट किया, ही मे बाय ऑर्डर। अच्छा, मे है, साल नहीं, कर भी सकता नहीं भी कर सकता है, लेकिन ये जरूरी है कि उसका ऑर्डर रीजन होना चाहिए उसके पास राइटिंग में और उसको ऑर्डर पास करना होगा। फोन करके नहीं कह सकता जी हम तुम्हारा क्लियरेंस नहीं करेंगे क्योंकि तुमने 99B को फॉलो नहीं किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये भी अब आपको एग्जाम्स के लिए याद रखना पड़ेगा, ये 6 के 6 पॉइंट्स। देखो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स लाने हैं, तो कुछ कीवर्ड है जिसका आपको पढ़ते समय एग्जाम्स के लिए ध्यान रखना पड़ेगा। क्या कहता है, क्लियरेंस ऑफ इंपोर्ट और इंपोर्टेड गुड्स और एक्सपोर्ट गुड्स। हमेशा याद रखिएगा, इंपोर्ट में ईडी लगाइएगा और एक्सपोर्ट में ईडी नहीं लगाइएगा। यू कैन नॉट राइट इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड गुड्स। एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्टेड नहीं। मतलब इंडिया के बाहर चला गया, हमें इससे क्या मतलब है, जो एक्सपोर्ट का कंप्लायंस होता है वो बॉर्डर तक ही होता है, तो हमें एक्सपोर्टेड बाहर वाले गुड्स से नहीं मतलब है जो इंडिया से बाहर चला गया। और इंपोर्ट में जो गुड्स इंडिया आ जाता है उसका कंप्लायंस होता है, इसीलिए यहां पर ईडी लगाते हैं और यहां ईडी नहीं लगाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, क्या कहता है, may by an order suspend clearance of imported goods और export goods, sanction of refund। हम रोक सकते हैं, ये सब सस्पेंड कर सकते हैं, परमानेंट कैंसिल नहीं करेंगे, वापस रिज्यूम कर देंगे। आगे लिखा हुआ है हम ये सस्पेंड करेंगे तत्काल, कब तक, जब आपका वेरिफिकेशन जब तक नहीं हो जाता है। हम आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट रोक सकते हैं, रिफंड रोक सकते हैं, ड्यूटी ड्रॉबैक रोक सकते हैं, आपको एग्जम्पशन मना कर सकते हैं, आपको कोई लाइसेंस मिला हुआ है, रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो रखा है, कस्टम में काफी सारी जगह लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है, उसको हम सस्पेंड करेंगे, कैंसिल नहीं। वर्ड याद रखिएगा, बॉक्स में डाल दीजिए, इसको हाईलाइट कर दीजिए। और रेफरेंस असिस्टेंट कमिश्नर का नहीं है, प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर का है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, एंड कहता है और एनी अदर बेनिफिट्स मॉनेटरी और अदरवाइज अराइजिंग आउट ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटिंग टू सच पर्सन, इन सभी चीजों को हम सस्पेंड कर देंगे। तो कैटेगरिकली होके अगर आपको सेक्शन 99B पे स्कोर करना है, जो कि मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है 2020 एंड 21 के एग्जाम्स के लिए, 20 में नहीं पूछेगा तो 21 के एग्जाम्स के लिए, ये ध्यान रखना। दिसंबर 2021 तक के स्टूडेंट्स ये ध्यान रखिएगा। ठीक, बाकी आप मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, आपको व्हाट्सएप जो ग्रुप हमारा बना हुआ है, जो ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना हुआ है, उसमें सारे रेफरेंस मिलते रहेंगे, बस उसको ठीक से पढ़ के नोट डाउन कीजिएगा। आपके पास कौन सी एडिशन की बुक है, 4th है, 5th है, कौन से ईयर में एग्जाम्स दे रहे हैं, सब शुरू में लिखा हुआ रहेगा कि ये जो मैसेज आ रहा है किन बच्चों के लिए एप्लीकेबल है, कौन सी बुक में कहां पर मिलेगा, सब कुछ लिखा मिलेगा। ठीक है, कहता है क्या तो आपने रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लाई नहीं किया या फिर आपका ऑथेंटिकेशन फेल हो गया। सर कंप्लाई तो किया था बट फेल्ड हो गया, उस केस में भी failed authentication as required under the said subsection, he may by order direct that such persons shall not have the benefit of any of the। क्या तो आप कंप्लाई नहीं कर रहे हो या फिर आपने इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट सबमिट किया है या फिर आपका ऑथेंटिकेशन फेल हो गया है, तब तक के लिए इस सारे प्रोसेस को हम सस्पेंड कर देंगे। लेकिन 4th पॉइंट बहुत अच्छा है, क्या, द ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन जो सबसेक्शन 3 में इशू हुआ राइटिंग में विथ रीजंस, किसने इशू किया, कमिश्नर और प्रिंसिपल कमिश्नर ने, वो तभी तक फोर्स में रहेगा जब तक कि आप रिक्वायरमेंट सबसेक्शन 1 की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर देते, कंप्लाई नहीं कर देते और अपना कंप्लीट डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर देते। और डॉक्यूमेंट मेनली क्या, आधार। ठीक है, आधार वेरिफिकेशन, आधार लिंकिंग आपको अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड की करनी पड़ेगी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत छोटा सा ये अमेंडमेंट था बट बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा मैंने आपके इंस्टीट्यूट के मटेरियल को कनेक्ट करने की यहां पर कोशिश की, लेवल को कनेक्ट करने की कोशिश की। सर जब भी मेरी कस्टम की कोई वीडियो, आप जो बच्चे YouTube पे मुझे फॉलो कर रहे हैं ध्यान रखिएगा, और बाकी जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स आप जो हमारी गूगल ड्राइव और पेन ड्राइव के थ्रू इस क्लास को देख रहे हैं, ठीक है, और मैंने तो बच्चों को बोला हुआ है कि भाई अमेंडमेंट्स चाहे 19 की हो या 20 की हो, यूट्यूब के थ्रू आपको मिलेगी।
अब क्या ध्यान रखना है आपको, क्या ध्यान रखना है सर? कस्टम की मेरी कोई भी वीडियो होगी तो वो दो ही लेवल के स्टूडेंट्स के लिए होंगी, क्या तो सीएमए इंटर और या फिर सीएमए फाइनल, ये ध्यान रखिएगा। किसी वीडियो में बाय चांस आप मुझे फॉलो कर रहे हो, पढ़ रहे हो, ठीक, किसी वीडियो में मैंने कुछ नहीं बोला, इंटर फाइनल दोनों के लिए एप्लीकेबल है वो चीज। हाउएवर अगर कोई चीज होगी जो सिर्फ फाइनल के एप्लीकेबल होगी तो वो मैं बोल दूंगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, इंटर में जितना कुछ पढ़ना है कस्टम में वो सारा कुछ फाइनल में पढ़ना है, जो आज का सिलेबस है। हालांकि मैं हमेशा इंटरनली जब बच्चों को पढ़ाता हूं और अभी भी यही मैसेज दे रहा हूं कि इंस्टीट्यूट को यहां बाइफर्केशन करना चाहिए, ठीक, थोड़ा सा सिलेबस कस्टम का सीएमए फाइनल में कम करना चाहिए, मेरा यह मानना है। आप डिट्टो कॉपी नहीं कर सकते हैं सर। इनिशियल फेज कस्टम सीखना है, नया आया है, लाइक जीएसटी। अगर कस्टम जीएसटी की तरह नया आया है इनिशियल लेवल पे, दोनों लेवल के स्टूडेंट को सीखना है, जैसे कि ये नया सेक्शन है, दोनों लेवल के स्टूडेंट्स को सीखना जरूरी है, तो रखिए ना। अदरवाइज कुछ ऐसे टॉपिक्स जो इंटर में स्टूडेंट्स डिटेल में पढ़ चुके हैं 20 मार्क्स के लिए, उसको वापस फाइनल में रिपीट नहीं करिए। थोड़ा एक बाइफर्केशन मेंटेन कीजिए ताकि फाइनल के स्टूडेंट्स पर ना प्रेशर ज्यादा नहीं पड़े, जीएसटी का प्रेशर, एफटीपी का प्रेशर, एंड देन अगेन कस्टम में वो सब प्रेशर जो हम लोग इंटर में पढ़ के आ चुके हैं। डिटेल डिट्टो पूछता है। कुछ कुछ क्वेश्चन फाइनल लेवल के ऐसे होते हैं जिसको इंटर लेवल के स्टूडेंट्स अटेम्प्ट कर सकते हैं, ऐसे कॉमन चैप्टर्स हैं। क्या तो आप इंटर के सिलेबस से हटा दो, और जब आप इंटर के सिलेबस में रखे हो, एक सजेशन है, अगेन मैं अपना फ्रस्ट्रेशन नहीं निकाल रहा, ना मैं आपको कह रहा हूं कि आप अपना फ्रस्ट्रेशन निकालिए सर। इसका पॉजिटिव है वे ये भी हो सकता है कि पढ़ी हुई चीज आपको दोबारा पढ़नी है तो एग्जाम में स्कोर करना इजी रहेगा आपके लिए। बट मेरा मानना है कि अगर आप अपने कोर्स को स्ट्रक्चर कर रहे हैं तो कुछ एक बाइफर्केशन रखिए, इंटर वाली चीज को फाइनल में क्या तो ब्रीफली बच्चों पे प्रेशर डालिए, और या फिर प्रेशर डालिए ही नहीं, तभी तो मजा आएगा कस्टम को इंटर और फाइनल में पढ़ने का। तो ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा अपने वीडियो में और डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियो के नाम में बताता रहूंगा, और कुछ भी मेंशन नहीं है तो ये दोनों स्टूडेंट्स के लिए ये ध्यान रखिएगा। और सर सिलेबस ही ऐसा है कि क्या करें, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने अपनी बात रख दी कि भाई आप खुद स्टडी मैट देख लीजिए, क्वेश्चन तक सेम है। अगर 50 पेज इधर है कस्टम में इंटर में, तो वो 50 पेज डिट्टो कॉपी है फाइनल में। और पिछले 3-4 अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर का ट्रेंड मिलाइएगा तो लेवल भी कभी कभी मैच कर जाता है। तो कोई बात नहीं, जैसा भी है हमें अपनी एक रिकॉग्निशन चाहिए, लाइफ टाइम पहचान चाहिए। मैं तो ये चाहता हूं आप इंस्टीट्यूट जैसे भी हो, आप क्वेश्चन जैसा भी पूछो, थोड़ा सा बच्चों का ख्याल रखो और एक लाइफ टाइम रिकॉग्निशन का वेट करना है। और प्लीज 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 थोड़ी सी नेगेटिविटी ना कम रखिए, तो इस कोर्स को करने में मजा आएगा, यही मेरा कहना है। बाय, टेक केयर, मिलेंगे अगले किसी और सेक्शन में। पॉइंट्स मैंने आपको बता ही दिए क्या क्या याद करना है और इसको ध्यान कैसे रखना है। सर ये चैप्टर नंबर याद रखना है क्या? नहीं, चैप्टर नंबर याद नहीं रखेंगे चलेगा, लेकिन ये सेक्शन नंबर याद रखना है। और मेनली आधार वेरिफिकेशन का प्रोसेस, कंप्लायंस करवाना है और ऑथेंटिकेशन प्रोसेस के थ्रू आपको गुजरना है। कुछ कीवर्ड याद रखिएगा और नीचे के पॉइंट्स की क्या क्या फैसिलिटीज आपकी रोक दी जाएंगी, सस्पेंड कर दी जाएंगी। कैंसिल नहीं है वर्ड, सस्पेंड है। ठीक, बाय बाय, टेक केयर।